नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो सेशन में वर्तमान में बहुत चर्चित जो मुद्दा है केरल एलिफेंट मर्डर, इस विषय पर इस वीडियो को आज हमने बनाया है कि क्या कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या कहता है वन्य जीव और उनके संरक्षण के विषय में भारत का कार्य। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में सोशल मीडिया में केरल का जो एलिफेंट मर्डर केस है या एलिफेंट डेथ का जो मामला है, ये काफी चर्चित है और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में इसके लिए काफी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं लोगों के द्वारा। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जो केरल के हैं, उन्होंने भी यहाँ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और भारत के बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने भी इसके संबंध में अपनी दुख और व्यथा व्यतीत की है लोगों के सामने। वर्तमान में एक गर्भवती हथनी की मृत्यु का जो विवाद आपके और हमारे सामने आया है, ये विवाद क्या है, इसके संबंध में क्या कानून कहता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मृतक हथनी ने एक अनानास खाया था जिसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ पाया गया। उस अनानास के सेवन के बाद उस हथनी की मृत्यु पेरियार नदी में 3 दिन बाद हो गई। वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान के भाग 4 में जहां नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, यहाँ अनुच्छेद 48 का में वन्य जीव प्राणी के संरक्षण के संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके संबंध में राज्य एक सुनिश्चित कदम उठाएगी। साथ ही संविधान के भाग 4 जहां मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, इसी व्याख्या के क्लॉज जी में वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के संबंध में सभी व्यक्तियों का मौलिक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। संविधान के दिए गए इन प्रावधानों के बावजूद भी हमारे यहाँ लगातार वन्य जीवों की गतिविधियों को लेकर कोई ना कोई अपराध हमें देखने को मिलता है। इस घटना के पहले आप सभी ने इस अधिनियम को सलमान खान और काले हिरण के केस में पहले सुना था। वो केस इस तरह का था कि सलमान खान ने एक काले हिरण का शिकार किया था और उन्हें वहाँ 3 साल की सजा दी गई है। उस केस के बाद ये एक ऐसा केस है जिसमें हमने फिर से इस अधिनियम को जानने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं हमारा वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम क्या कहता है। सन 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीवों के लिए एक अधिनियम पास किया जिसका नाम है वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए जानते हैं कि वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम वर्तमान में किस तरह से इस घटना से जुड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस एक्ट में प्राणी या एनिमल किसको कहते हैं या एनिमल की डेफिनेशन क्या है। आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड को हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राणी या एनिमल इस एक्ट में किसे कहा गया है। अधिनियम की धारा 2 के खंड 2 में प्राणी के अंतर्गत सभी स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, जलस्थलचर, मत्स्य एवं अन्य रज्जुकू तथा अकेशेरुकू हैं और इनके बच्चे और अंडों को भी शामिल किया गया है। According to Section 2, Clause 2, animal includes amphibians, bird, mammals and reptiles and their young, and also include in case of bird and their eggs। तो आपने और हमने समझा कि प्राणी की डेफिनेशन क्या है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हाथी, जिसका वर्तमान मुद्दा है, ये एक स्तनधारी जीव है और इसका जो कैटेगराइज किया गया है वो इस एक्ट के शेड्यूल 1 के क्लॉज 12B में, जिसे हम भारतीय हाथी के रूप में पढ़ते हैं, का उल्लेख किया गया है। अर्थात अगर हम आज वर्तमान में हाथी की बात करें तो वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची के खंड 12 के ख में 12B में हाथी को डिफाइन किया गया है। यहाँ ये बात क्लियर है कि हाथी एक वन्य जीव है
और वन्य जीव के अंतर्गत ये अधिनियम हाथी को शामिल करता है। वर्तमान मुद्दे से तो आप लोग परिचित हैं कि हाथी की मृत्यु या हत्या का जो मामला अभी वर्तमान में सोशल मीडिया में छाया हुआ है, तो इस बारे में भी थोड़ा हमें जानना जरूरी है कि आखिर शिकार या हंटिंग क्या होता है और हंटिंग को कैसे परिभाषित किया गया है। पर उसके पहले मैं इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को आपको बताना ज़्यादा उचित समझता हूँ। इस अधिनियम में किस तरह से आखेट को प्रतिबंधित किया गया है और इसके अपवाद क्या क्या है। तो सबसे पहले अधिनियम की धारा 9 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आखेट या शिकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आखेट, हंटिंग या शिकार हमारे यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, सिवाय धारा 11 और 12 के अपवादों को छोड़कर। तो जानिए क्या कहता है वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम की आखेट की परिभाषा, हंटिंग की डेफिनेशन। तो अब आपके सामने जो स्लाइड आ रही है इसमें हम अधिनियम में परिभाषित आखेट या हंटिंग को समझाने की एक कोशिश करते हैं। दोस्तों, आखेट की परिभाषा जो है स्लाइड में दी गई है, आप इसे थोड़ा सा केयरफुली रीड कीजिए। अधिनियम की धारा 216 में जो आखेट की परिभाषा है, इस परिभाषा में शिकार करना या हंटिंग अपनी व्याकरणिक भिन्नता और संगोत्री भावनाओं के साथ में निम्नलिखित को समाविष्ट करता है। पहला, किसी वन्य पशु को पकड़ना, वध करना, जहर देना, फंदे में फंसाना और पिंजड़े में बंद करना, ये सभी कार्य और इनका प्रयास आखेट माना जाएगा। दूसरा, इन कार्यों के उद्देश्य के लिए यदि हम वन्य जीवों को हाँकते हैं तो यह भी आखेट माना जाएगा। तीसरा, दोस्तों, वर्तमान में जो घटना घटी है, इस घटना को हम इस क्लॉज के साथ में बिल्कुल जोड़कर पढ़ सकते हैं कि किसी पशु के शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचाना अथवा विनिष्ट करना या उन्हें प्राप्त करना, वन्य पक्षियों तथा सरीसृपों के मामले में ऐसे पक्षियों तथा सरीसृपों के अंडे बर्बाद करना, ऐसे पक्षियों और सरीसृपों के अंडों और उनके घोंसलों के साथ छेड़छाड़ करना। इसका मतलब यह है कि आखेट की परिभाषा काफ़ी विस्तृत है और वर्तमान में अगर हम किसी वन्य जीव या वन्य जीव जंतुओं को हम किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं तो वह भी आखेट या हंटिंग या शिकार की डेफिनेशन में आएगा। दोस्तों, अभी हमने आखेट की डेफिनेशन समझी। अब यहाँ पर यह चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आखेट क्या होता है। तो वर्तमान परिस्थिति में क्या ये मुद्दा आखेट से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के क्लॉज 3 में साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी वन्य प्राणी को हम नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो भी आखेट होगा। अब प्रश्न ये है कि ये कार्य जानबूझकर किया गया या नहीं किया गया, ये विचारण का प्रश्न है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय आगे किस प्रकार से निर्णय देगा और किस प्रकार से इसमें एविडेंस या तथ्य आएंगे, ये एक भविष्य का मुद्दा है। वर्तमान में हम केवल इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि धारा 9 में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है आखेट करना भारत में, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं जो धारा 11 और 12 में बताए गए हैं। धारा 11 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि मान लीजिए कोई वन्य जीव है और वो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाता है तो इसकी परमिशन मिल सकती है, इसकी अनुज्ञा मिल सकती है कि हम उसका आखेट कर सकें, उसका शिकार कर सकें। इसी तरह से मान लीजिए कोई वन्य जीव है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, ठीक होने की संभावना नहीं है, निशक्त हो गया है, तो यहाँ पर इन परिस्थितियों में भी इस वन्य जीव के आखेट की परमिशन या आज्ञा दी जा सकती है। इसी तरह से धारा 12 में प्रावधान है कि शैक्षणिक प्रयोजन से, वैज्ञानिक प्रयोजन से और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए आखेट की परमिशन दी जा सकती है। इन दो धाराओं को छोड़कर भारत में हंटिंग या शिकार करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो क्या अगर ये प्रतिबंधित है तो दंड भी है? तो अब इस एक्ट के दंड के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 में पेनाल्टीज या शास्ति या अपराध के दंड की व्यवस्था की गई है। इसे हम सरल भाषा में समझें तो हम इसे दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण ऐसा है
कि यदि कोई व्यक्ति आखेट करता है या आखेट करते पकड़ाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी, जो 7 साल तक की हो सकती है, और उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। आपको याद होगा कि जो सलमान खान का केस था वो इसी धारा के इस क्लॉज में आया था। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है ये कहता है कि जो आखेट की डेफिनेशन में आपराधिक कार्य नहीं आता है, यदि उसके अलावा कोई कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रायल क्या चलता है, क्या फैक्ट आते हैं इस केस में, उसके बाद ही इसकी सज़ा का निर्धारण होगा। तो केरल के केस में ये निर्भर करता है कि वो आखेट की परिभाषा में आएगा या नहीं आएगा। तो वर्तमान में इस निर्णय का इंतजार हम सभी को होगा। इस एक्ट में हमने ये समझने की कोशिश की कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस तरह से अपराध को परिभाषित किया गया है और उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था है। चलिए अब यहाँ हम थोड़ा सा विचारण की भी बात करते हैं कि इसका ट्रायल कौन सुनेगा, किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसका पहला पार्ट आईपीसी को कवर करता है और दूसरा पार्ट अदर देन आईपीसी के ऑफेंस को कवर करता है। तो उस पार्ट को अगर हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ अगर 3 साल से 7 साल तक का मामला है तो क्लास 1 मजिस्ट्रेट, और 7 साल से बड़ा मामला है तो वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा। इसी तरह से इसके अपराध की प्रकृति भी वहाँ समझाई गई है कि 3 साल तक का मामला जो होगा वो असंज्ञेय प्रकृति का होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, और 3 साल से 7 साल और उसके ऊपर के जो मामले होंगे वो संज्ञेय प्रकृति के होंगे। तो यहाँ पर इस एक्ट में आपको ये भी समझना होगा कि इसका ट्रायल कौन करता है और किस तरह का ये अपराध प्रकृति के अनुसार संज्ञेय और असंज्ञेय बन जाता है। दोस्तों, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इतना कठोर कानून होने के बावजूद भी अक्सर हमने देखा है कि लोगों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने शौक के लिए इस एक्ट को लगातार बार बार जो है इसका उल्लंघन किया है। आपने शौक के लिए लोगों के घर में कछुओं को पालते देखा होगा। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मदारी बन के बंदरों को नचाते थे। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भालुओं को नचाते थे, और कुछ लोग अपने व्यवसायीकरण के लिए इन वन्य जीवों के मांस को, खाल को, हड्डियों को, इनके हर एक हिस्से को निर्यात कर रहे हैं। तो इतने कठोर अधिनियम होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि वन्य जीव और उनके संरक्षण के संबंध में हमें भी कोई सशक्त कदम उठाना होगा। इसके साथ ही मैं आपका मेंटर नितिन कुमार नामदेव आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जल्दी हम समसामयिक विधिक मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।